कल्पना कीजिए सालों की तपस्या, दिन रात की पढ़ाई, परिवार की जीवन भर की जमा पूंजी और अपनी जवानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा दांव पर लगाने के बाद कोई छात्र परीक्षा हॉल में बैठता है। बहुत भारी प्रेशर होता है इस वक्त। बिल्कुल, लेकिन अचानक उसे पता चले कि जिस पेपर को वो इतनी मेहनत से हल कर रहा है ना, वो करीब 42 घंटे पहले ही किसी सेफ हाउस में लाखों रुपए में बिक चुका था। ये तो मतलब पैरों तली जमीन खिसकने वाली बात है। एकदम। तो क्या ये सिर्फ एक पेपर लीक है या फिर ये भारत के पूरे मेडिकल एंट्रेंस सिस्टम और उससे जुड़े उस भरोसे का ढह जाना है जिस पर हमारे लाखों परिवार टिके हैं? ये बहुत ही चुभने वाला सवाल है और जरूरी भी। नमस्कार, एडवोकेट रवि कुमार के कानून प्लस चैनल पर आज के इस गहरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। जो श्रोता हमें सुन रहे हैं उनसे मेरी अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज की ये चर्चा सिर्फ कोई न्यूज अपडेट नहीं है। शिक्षा, भ्रष्टाचार और सबसे जरूरी हमारी संस्थागत जवाबदेही से जुड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सही कहा। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि नीट यूजी 2026 में आखिर हुआ क्या था, बल्कि हम उस याचिका की तह तक जाएंगे जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के पूरे वजूद पर ही सवाल उठा रही है। हाँ, मतलब सुप्रीम कोर्ट में उठी वो मांग जो पूरे ढांचे को बदलने की बात कर रही है। तो शुरुआत वहीं से करते हैं। आखिर मई 2026 में ऐसा क्या हुआ जिसने इतने बड़े बवाल को जन्म दे दिया? देखिए, मई 2026 में 22,70,000 से ज्यादा मेडिकल छात्रों ने ये परीक्षा दी थी। लेकिन फिर रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई कि परीक्षा से लगभग 2 दिन पहले ही एक गैस पेपर रैकेट के जरिए पेपर बाहर आ चुका था। 42 घंटे पहले? ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। बिल्कुल। अब एक आम नागरिक के नजरिए से देखा जाए तो भारत में पेपर लीक होना कोई बिल्कुल नई बात तो है नहीं। हर कुछ महीनों में खबरें आती हैं। वही तो फिर 2026 के इस मामले में ऐसा क्या अलग हो गया कि मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक केस में बदल गया? अलग यह है कि इस बार सेंध कहां से लगी है उस पर गंभीर आरोप हैं। जब राजस्थान एसओजी ने जांच शुरू की और मामला सीबीआई के पास गया तो जो गिरफ्तारियां हुई उन्होंने सबको झकझोर दिया। मैंने भी न्यूज में कुछ बड़े नाम सुने थे। हाँ, उपलब्ध रिपोर्ट्स और एफआईआर के मुताबिक जिन लोगों पर आरोप लगे हैं वो कोई गली मोहल्ले के नकल माफिया नहीं है। इसमें प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी जैसे एक्सपर्ट और मनीषा मंडारे जैसे हाई प्रोफाइल नाम कथित तौर पर शामिल हैं। एक मिनट, ये मनीषा मंडारे वही है ना जो एनटीए की पेपर सेटिंग कमेटी का हिस्सा बताई जा रही हैं? सटीक कहा आपने। कथित तौर पर वो उसी कमेटी की सदस्य थी जिसकी जिम्मेदारी पेपर को गुप्त रखने की थी। ओहो, मतलब अगर अदालत में ये आरोप साबित हो जाते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि सिस्टम को बाहर से हैक नहीं किया गया, बल्कि सिस्टम के अंदर बैठे लोगों ने ही दरवाजे खोल दिए थे। एकदम सही। ये एक तरह का इनसाइडर जॉब नजर आता है। अब आप ही बताइए, जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो आप खेत को कैसे बचाएंगे? ये तो बहुत डरावनी स्थिति है। लाखों छात्रों के मानसिक और आर्थिक संघर्ष की भरपाई फिर कौन करेगा? यही सवाल यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट यानी यूडीएफ की याचिका में उठाया गया है। एडवोकेट रितु रेनीवाल और महेंद्र कुमावत ने आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की है। आर्टिकल 32 यानी सीधे मौलिक अधिकारों के हनन का मामला? बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये याचिका केवल दोबारा परीक्षा कराने या मुआवजे की मांग नहीं कर रही है। इनकी सबसे बड़ी मांग यह है कि एनटीए को उसके वर्तमान स्वरूप से पूरी तरह हटा दिया जाए, यानी डिसमेंटल कर दिया जाए। डिसमेंटल कर दिया जाए मतलब पूरी की पूरी टेस्टिंग एजेंसी को ही खत्म करने की मांग? हाँ, उनकी मांग है कि इसे हटाकर एक पारदर्शी और सीधे संसद के प्रति जवाबदेह स्टैट्यूटरी यानी वैधानिक संस्था बनाई जाए। लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटकती है। क्या पूरी एजेंसी को ही भंग कर देना थोड़ा ओवर रिएक्शन नहीं लगता? मेरा मतलब है, एनटीए हर साल दर्जनों परीक्षाएं कराता है। 22 लाख बच्चों का लॉजिस्टिक संभालना कोई मजाक तो है नहीं। आपकी बात तर्कसंगत है और सरकार भी अक्सर यही बचाव देती है। तो क्या एक कमरे में आग लगने पर हम पूरा घर ही गिरा देंगे? देखिए, याचिकाकर्ताओं का तर्क ये है कि ये किसी एक कमरे की आग नहीं है, घर की बुनियाद ही बारूद पर टिकी है। और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 2024 के उस ऐतिहासिक विवाद को याद कीजिए। वो 2024 वाला मामला, वो तो कोई भूल ही नहीं सकता। बिल्कुल। एक ही परीक्षा में 67 छात्रों का 720 में से 720 का परफेक्ट स्कोर ले आना। और उनमें से कई छात्र तो हरियाणा के एक ही परीक्षा केंद्र से थे। ये तो गणितीय रूप से
बहुत ही असामान्य बात थी। सिर्फ असामान्य नहीं, असंभव जैसा था। ऊपर से ग्रेस मार्क्स के नाम पर 718 और 719 जैसे अंक बांटे गए। नीट की मार्किंग स्कीम में ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। हाँ, और उसी वक्त बिहार के पटना में जांच एजेंसियों को जले हुए प्रश्न पत्र भी मिले थे, जो साफ इशारा कर रहे थे कि पेपर परीक्षा से पहले ही लीक हो चुका था। एकदम सही। तो अब जो कह रही थी ना कि क्या ये ओवर रिएक्शन है, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ। एक बार गलती हो तो आप उसे लॉजिस्टिक फेलियर कह सकते हैं, लेकिन जब ये बार बार, तो वो एक पैटर्न बन जाता है। बिल्कुल, मुझे तो ये किसी पुरानी बीमारी पे बैंडेड लगाने जैसा लगता है। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। मतलब व्यापम घोटाले के समय से हम ये सब देख रहे हैं, लेकिन तब फिजिकल डमी बैठते थे या OMR शीट में हेरफेर होती थी। अब तो ये पूरी तरह बदल चुका है। हाँ, अब ये कोई साधारण नकल नहीं है। इस याचिका और उपलब्ध रिपोर्ट्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम का एक ऑर्गेनाइज कैप्चर है, एक संगठित कब्जा। ऑर्गेनाइज्ड कैप्चर, मतलब ये माफिया अब काम कैसे करता है? क्योंकि ये सरकार तो तकनीक का इतना ढिंडोरा पीटती है। तकनीक का ही तो खेल है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये माफिया अब इनक्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल करता है। शहरों के बाहरी इलाकों में बाकायदा सेफ हाउस बनाए जाते हैं, जहां सिग्नल जैमर लगे होते हैं। जैमर, ताकि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अंदर की जानकारी बाहर न भेज सके। बिल्कुल। करोड़ों रुपयों का भुगतान होता है। कोचिंग संस्थानों से जुड़े रैकेट्स इसमें शामिल बताए जाते हैं। जिस तरह का रिस्क मैनेजमेंट एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी लगाती है, वो आज ये माफिया लगा रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हमारी परीक्षा लेने वाली संस्थाएं और उनके नियम अभी भी पुराने जमाने के हैं? यही तो इस पूरे विश्लेषण का केंद्र बिंदु है। लेकिन सरकार ने तो 2024 में एक नया कानून भी पास किया था ना, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, जिसके तहत 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। हाँ, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। तो फिर ये माफिया डरा हुआ क्यों नहीं है? इतने कड़े कानून काम क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। वो कानून एक पोस्ट फैक्टो कानून है। पोस्ट फैक्टो मतलब घटना होने के बाद सजा देने वाला। एकदम सही। जब अपराध हो जाएगा, FIR दर्ज होगी, तब वो कानून हरकत में आएगा। लेकिन रियल टाइम में परीक्षा से 48 घंटे पहले उस पेपर लीक को रोकने का कोई मैकेनिज्म वो कानून नहीं देता। और वो जो CCTV, बायोमेट्रिक और GPS ट्रैकिंग वगैरह का दावा किया जाता है, वो सब कहाँ फेल हो जाते हैं। आप खुद सोचिए, GPS ट्रैकिंग क्या करती है? वो सिर्फ ये बताती है कि पेपर का बक्सा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा या नहीं। लेकिन वो ये तो नहीं बता सकती ना कि उस बक्से को उस स्कूल के प्रिंसिपल या किसी प्राइवेट वेंडर ने बीच में चुपके से खोला है या नहीं। तकनीक मशीनों पर नजर रखती है, नियत पर नहीं। यानी जब ह्यूमन चेन ही भ्रष्ट हो जाए, वो इंसान जो पेपर छापता है या बांटता है, अगर वही बिक जाए, तो कोई भी तकनीक काम नहीं आएगी। बिल्कुल। और आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने वंशिका यादव बनाम भारत संघ मामले में NTA को बहुत कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी प्रशासनिक खामी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिर भी 2026 में हम वहीं के वहीं खड़े हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है NTA की प्राइवेट वेंडर्स और स्कूलों पर हद से ज्यादा निर्भरता। ये तो बहुत ही अजीब बात है। और यहीं पर मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है, NTA की असल कानूनी हैसियत क्या है? लोग इसे UPSC के बराबर मानते हैं। यही तो याचिका का सबसे बड़ा और मारक तर्क है, जिसे अकाउंटेबिलिटी वैक्यूम या जवाबदेही का अभाव कहा गया है। NTA और UPSC में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, वो कैसे? स्वतंत्रता सब तय है, लेकिन NTA कोई वैधानिक या संवैधानिक संस्था नहीं है। तो फिर ये है क्या? ये सिर्फ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड एक ऑटोनॉमस सोसाइटी है। क्या मतलब जो संस्था देश के 22 लाख बच्चों के भविष्य का फैसला कर रही है, वो कानूनी तौर पे किसी NGO या हाउसिंग सोसाइटी की तरह रजिस्टर्ड है? तकनीकी रूप से हाँ। सरकार ने इसे स्वायत्त इसलिए बनाया था ताकि ये ज्यादा फ्लेक्सिबल रहे, लेकिन ये लचीलापन ही अब सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। यानी इसका अपना कोई मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? बिल्कुल नहीं। अपनी परीक्षाएं कराने के लिए ये पूरी तरह से थर्ड पार्टी IT कंपनियों, प्राइवेट वेंडर्स और लोकल स्कूलों पर निर्भर है। ये तो वही बात हो गई कि अगर कोई संस्था इतने लाख छात्रों का भविष्य तय करती है, तो उसे किसी कैजुअल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्ट्रैक्टर की तरह तो ट्रीट नहीं किया जा सकता। एकदम सही एनालॉजी है। अगर आप संप्रभु शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको सख्त वैधानिक जवाबदेही के दायरे में आना ही होगा। और इसका मतलब ये भी है कि NTA
सीधे संसद के प्रति जवाबदेही नहीं है। नहीं है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये कैग यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अनिवार्य ऑडिट के दायरे से भी बाहर है। कैग ऑडिट ना होना इतनी बड़ी बात क्यों है? कई लोग तो कहेंगे कि वो सिर्फ पैसों का हिसाब किताब है। नहीं, कैग ऑडिट सिर्फ पैसों की जांच नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फोरेंसिक है। ये चेक करता है कि आपने जिस वेंडर को टेंडर दिया क्या वो काबिल था, क्या आपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो किए। जब इस स्तर की सख्त जांच ही नहीं होगी तो लापरवाही तो होगी ही। बिल्कुल। और जब ये प्रशासनिक ढांचा फेल होता है तो बात सिर्फ मैनेजमेंट की नहीं रह जाती। याचिका में स्पष्ट रूप से आर्टिकल 14 यानी समानता के अधिकार का हनन बताया गया है। आर्टिकल 14 यानी लेवल प्लेइंग फील्ड का खत्म हो जाना। सही कहा। इसे सरल शब्दों में समझें तो एक तरफ वो ईमानदार छात्र है जो रात दिन एक करके मेहनत कर रहा है, और दूसरी तरफ वो उम्मीदवार है जो कथित तौर पर पैसे देकर पेपर खरीद लेता है और बिना मेहनत के आगे निकल जाता है। एकदम। तो क्या ऐसे में कानून के समक्ष समानता बची? नहीं बची। दोनों के लिए रेस के नियम अलग अलग हो गए। ये तो सरासर अन्याय है और इसका सीधा असर हमारे आर्टिकल 21 पर भी तो पड़ता है, जीवन और आजीविका का अधिकार। बिल्कुल पड़ता है। इस पूरी कानूनी बहस का जो मानवीय पहलू है वो सबसे ज्यादा विचलित करने वाला है। मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं सिर्फ एक डिग्री का मामला नहीं है। हाँ, ये छात्रों की आजीविका, उनके परिवारों के सम्मान और गरिमा से जुड़ा है। हमने देखा है कि बार बार परीक्षा रद्द होने या विवादों में फंसने से छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर होता है। कोटा जैसे शहरों से जो खबरें आती हैं डिप्रेशन की या उससे भी दुखद घटनाओं की, वो बहुत डराती हैं। एक आम परिवार अपने बच्चे की कोचिंग और हॉस्टल की फीस भरने के लिए अपनी जमीनें तक बेच देता है। उनके लिए तो ये सब कुछ लुट जाने जैसा है। और इस पूरी त्रासदी में एक और बड़ा संकट है जिसकी तरफ हम अक्सर ध्यान नहीं देते, वो है मेडिकल प्रोफेशन की पवित्रता। हाँ, भारत के हेल्थ केयर सिस्टम का क्या होगा? आप खुद सोचिए, अगर लीक हुए पेपर से पास होकर सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर लोग मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे और कल को वो डॉक्टर बनेंगे, तो मरीज और डॉक्टर के बीच का जो बुनियादी भरोसा है वो तो पूरी तरह टूट जाएगा। कोई कैसे यकीन करेगा कि उसका इलाज करने वाला डॉक्टर अपनी काबिलियत से वहां तक पहुंचा है? एकदम सही। ये भविष्य के पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और इसी खतरे को टालने के लिए यूडीएफ की याचिका में कुछ बहुत ही ठोस मांगे की गई हैं। वो मुख्य मांगे क्या क्या हैं? पहली मांग, एनटीए को उसके मौजूदा स्वरूप में तुरंत भंग किया जाए। दूसरी मांग, संसद एक नया कानून लाकर एक नई स्टैट्यूटरी यानी वैधानिक टेस्टिंग अथॉरिटी बनाए जो पूरी तरह पारदर्शी हो और जो सीधे संसद और कैग के प्रति जवाबदेह हो। बिल्कुल। और तीसरी अहम मांग ये है कि जब तक ये नया ढांचा नहीं बन जाता, आगामी परीक्षाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र अंतरिम कमेटी बनाई जाए। यानी याचिकाकर्ता साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब सिर्फ मरम्मत से काम नहीं चलेगा, पूरे सिस्टम का नवनिर्माण होना चाहिए। सही कहा। लेकिन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के सामने एक बहुत ही गहरा विचार रखना चाहता हूँ। वो क्या? यही तो सवाल है, क्या हमें सिर्फ ऊपर का ढांचा बदलना है या पूरी परीक्षा प्रणाली के विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन पर विचार करना चाहिए? ये बहुत ही प्रोवोकेटिव और जरूरी सवाल है, क्योंकि अगर जड़ में वही पुरानी कमजोरियां रहेंगी तो पेड़ का नाम बदलने से फल नहीं बदलेंगे। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। तो जो श्रोता हमें सुन रहे हैं, अब ये सवाल आपके लिए है। आपको क्या लगता है, क्या इस सिस्टम में सिर्फ कुछ सुधार करके काम चल सकता है यानी रिफॉर्म, या फिर पूरी व्यवस्था को उखाड़कर एक नया मजबूत सिस्टम लाने की जरूरत है यानी रिप्लेस? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में रिफॉर्म या रिप्लेस लिखकर जरूर बताएं। और अगर आज के इस गहरे विश्लेषण ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है तो कानूनो प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आगे भी इस केस की कानूनी अपडेट्स और ऐसी ही गंभीर मुद्दे आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जागरूक बने रहिए और सवाल पूछते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Follow Kanoon Plus for court cases and real legal clarity. Subscribe now and drop your view in the comments.